कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं गणित शिक्षण का भाग नंबर 4 लेकर के आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। इसमें वही प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो सीटेट की परीक्षा में आए हुए हैं या तो आने के मतलब चांसेस हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना यह जो ना मुख्य उद्देश्य नहीं है। किसमें? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य मतलब नहीं है। तो कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में उच्चतर पढ़ाई मतलब गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना यह उद्देश्य नहीं होता है। यानी कि प्राथमिक विद्यालय में यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें ये उद्देश्य नहीं होता है कि गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, यानी कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम की तैयारी करने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाकी ये तीनों ऑप्शंस होते हैं, मतलब सही की दृष्टि से ये तीन क्या है, मतलब सही है। क्लियर है ना? तो समस्या समाधान का कौशल को बढ़ाना ये क्या है, उद्देश्य होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की, है ना। और गणित में जो ना विद्यालय में गणित पढ़ाने का मतलब ये उद्देश्य होता है। और बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना ये भी होता है उद्देश्य। बच्चों की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना ये भी एनसीएफ 2005 का उद्देश्य होता है, गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य में, है ना। तो आगे चलते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवी भाग बनाना। ऑप्शन नंबर बी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने अपने उत्तर को। तो इसमें भी ध्यान देंगे, इसमें कहा गया है कौन सा नहीं है, नहीं वाला शब्द ढूंढना, यानी कि जो मतलब पॉजिटिव इसमें आपके 3 सही होंगे, एक गलत होगा, वही गलत वाला ही इसमें ढूंढना है। तो इसमें यह ध्यान देना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, है ना। तो उद्देश्य कौन सा नहीं? गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवी भाग बनाना। तो ये तो है, ये तो आपका मतलब सही है ना। जो नहीं होगा वो देखा जाएगा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, यानी आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें उच्चतर और अमूर्त की तैयारी कराना। अमूर्त, ये उच्चतर, यानी कि ये शब्द जो आ गया है तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो चुका है इसकी दृष्टि से। सी देख लेते हैं, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ये तो प्राथमिक स्तर पर होता है, क्योंकि इसमें नहीं ढूंढना है तो नहीं वाला देखना है। डी क्या है? तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी क्या है? प्राथमिक स्तर यानी एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही इसका होगा, बी नंबर, यानी कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना ये उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर, मतलब गणित शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है ना। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उच्चतर गणित के लिए तैयारी। ऑप्शन नंबर बी गणित के अमूर्त विचार जानना। ऑप्शन नंबर सी कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। जल्दी से कमेंट करना दोस्तों और अपने अपने उत्तर को, और पूरी वीडियो में आपको कमेंट करना है और लास्ट में ये भी बताना है आपके इस वीडियो में कितने आपके आंसर सही हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ये क्या है, इसका एनसीएफ का सिफारिश, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, यानी कि ये गणित का उद्देश्य है। क्लियर है ना। बाकी ये आप जानते हैं उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना ये उद्देश्य नहीं होता है। गणित के अमूर्त विचार ये भी नहीं होता। अमूर्त का मतलब जो सामने ना हो, है ना। अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे, उन पर विचार करना, है ना। ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को गणित शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, ये भी आपका नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दो या उससे अधिक दो विमा वाली वस्तुओं की मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी आकलन। ऑप्शन नंबर सी प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर डी अध्यारोपण। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही है, यानी कि प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान रखेंगे। तो अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि एक दूसरे पर मतलब कोई चीज़ रख देना, जैसे कि अध्यारोपण का जैसे कोई एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, तो यदि ये उठा करके इसके ऊपर रख दो, है ना, तो ये क्या अध्यारोपण मतलब ढक ले। एक वस्तु दूसरे वस्तु को ढक ले तो वह अध्यारोपण कहलाती है। तो इसमें प्रश्न क्या दे रखा, दो या उससे अधिक दो विमा वाली वस्तुओं की मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब इसमें से कौन सा पॉइंट सर्वाधिक उपयुक्त है, तो आपका प्रेक्षण होगा, यानी ऑब्जर्वेशन। याद रखेंगे। आकलन का मतलब होता आकलन कहिए या अनुमान, तो ये भी आपका गलत है। और अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, ये भी आपका गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। मतलब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यह सही हो सकता है, लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो आपका
लास्ट वाला ऑप्शन सही है, डी। क्लियर है ना। लेकिन बी वाला देखते हैं, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्थानीय मान आप सिखाएं, यानी प्लेस वैल्यू आप सिखाएं और उसी के साथ ही क्या है, शून्य का परिचय आप दें। क्लियर है ना। तो ये आपका गलत है। और पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप सबसे पहले शून्य का ही परिचय दे दो, उसके बाद प्राथमिक स्तर पर यानी कि बच्चों को संख्याओं को आप पढ़ाएं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले शून्य का परिचय दें और बाद में संख्याएं पढ़ाएं। क्लियर है ना। तो पहले आप संख्याएं पढ़ाइए, यानी कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। क्लियर है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी आपका यानी कि ए भी सही है, यानी संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन नंबर सी बीजगणित पढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी परिकलन व मापन पढ़ाना। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी संख्यात्मक कौशलों का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण का मतलब प्राथमिक उद्देश्य है ना। ये ध्यान रखना, संकीर्ण का मतलब होता है प्राथमिक उद्देश्य। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, प्राथमिक मतलब विद्यालय में गणित शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो याद रखना है। पहला पॉइंट यानी कि आपको याद रखना है, माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना, यह पहला उद्देश्य है। दूसरा है संख्या संबंधी कौशलों का विकास। और तीसरा उद्देश्य यह है गणितीय संक्रिया का विकास करना। गणितीय संक्रिया का विकास करना का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना। ये गणितीय संक्रिया का विकास करना कहलाता है। क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, परिकलन व मापन करना। तो परिकलन का मतलब होता है, परिकलन का मतलब क्या होता है, गणना संबंधी दक्षता जो उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए होती है। यानी कि जो परिकलन शब्द होता है वो उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए होती है, ना कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए होती है ना। तो यानी कि जो परिकलन का अर्थ होता है गणना संबंधित दक्षता। याद रखना है, परिकलन का मतलब क्या होता है, गणना संबंधित दक्षता। हाँ, सिंगल मापन होता तो आपका ये ऑप्शन सही हो सकता था। क्लियर है ना। मापन होता तो इसका ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि गणित शिक्षण का उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का उद्देश्य, पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना। तो मापन यहाँ पॉइंट आ गया, तो यानी कि ये आपका सही हो सकता था, लेकिन इसके वजह से गलत हो गया। क्लियर है ना। फिर इसके बाद दे रखा सी वाला कह रहा है बीज गणित पढ़ाना। तो प्राथमिक स्तर पर बीज गणित यानी कि आप मैथमेटिक्स का कोई पार्ट जो है ना, आप मतलब कोई सब्जेक्टिव पार्ट इस तरीके से बीज गणित पढ़ाना, मतलब मैथ की कोई शाखाएं आप, गणित की कोई शाखाएं आप नहीं पढ़ा सकते, मतलब वो सिलेबस में नहीं होता है। किसके अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना। तो ये आपका बीज गणित शब्द नाम की मतलब कोई चीज़ नहीं होती प्राथमिक स्तर पर। चलिए अगला देखते हैं। ए नंबर रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है। क्लियर है ना। क्योंकि समस्याओं की शिक्षा है ना, दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, ये आपका निगेटिव वर्ड है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण
ऑप्शन नंबर ए गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर बी गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर डी महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। अभी अभी मैंने बताया कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वह माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना है ना, और दूसरा क्या बताया था, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, और तीसरा है गणितीय संक्रिया का विकास करना। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य का विकास करना, तो यही पॉइंट आ गया ना। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, यह आपका नहीं है, क्योंकि इसमें ध्यान देना संक्रियाओं के मात्राओं का मापन, और यही आपका आ जाता है गणित शिक्षण का संकीर्ण यानी कि प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करता है। संकीर्ण का मतलब होता है प्राथमिक, है ना। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं कि गणित शिक्षण के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर सी भी देखेंगे, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, यह भी गलत है। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, यह भी आपका सही नहीं, क्योंकि आपको इसके आधार पर आपको ढूंढना है इसमें ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। ऑप्शन नंबर ए गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर बी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लेकिन आप कम से कम आप लोग एक व्यक्ति को यानी अपने ग्रुप में न ज़्यादा तो कम से कम एक लोग को जरूर जोड़िए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। क्या है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है ना। तो इसमें देखेंगे डी कह रहा निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी, यानी कि जो निम्न उपलब्धिकर्ताओं यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका आईक्यू फास्ट है तो उनके लिए गणित कोई दूसरी गणित होगी, और जिनका आईक्यू स्लो है तो उनके लिए आसान गणित होगी। ऐसा नहीं होता है, एनसीएफ 2005 ऐसा नहीं कहती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर कह रहा है विद्यार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी परीक्षा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 परीक्षा संबंधित कोई चीज़ नहीं कहता है, तो इसलिए परीक्षा ही शब्द आपका क्या है निगेटिव टैग वर्ड है, इसको भी याद रखना है। फिर आगे दे रखा है कि गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, तो ये भी आपका निगेटिव शब्द कह रहा है चयनित। क्या है, चयनित। तो ये भी क्या, भेदभाव की भावना जो है ना एनसीएफ 2005 नहीं रखता है। तो यानी कि बच्चों के प्रति जो है ना बच्चों में भेदभाव की भावना नहीं रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। ऑप्शन नंबर ए अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर बी अवधारणाओं की क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर सी अवधारणाओं के व्यवहारिक जीवन में जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करना है, और ये भी ध्यान देना उपरोक्त सभी का मतलब ये नहीं हो सकता कि उपरोक्त सभी ही हो, है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। और लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन 12 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही आए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। ध्यान रखेंगे गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, यानी अवधारणाओं का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, है ना। तो कॉन्सेप्ट का स्पष्टीकरण, और उसके बाद कॉन्सेप्ट की क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस। क्रमबद्धता का मतलब होता है सीक्वेंस। इसके बाद अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से
जोड़ना और उपरोक्त सभी, मतलब ये क्या है, तीनों इसके अंग हैं, किसके, गणित पाठ्य पुस्तक के क्या है, आवश्यक अंग है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। ऑप्शन निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए कहा गया है। तो प्रश्न क्या दे रखा, पूर्णांकों का ऐसा योग लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर ए चिंतन पूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी बंद अंत वाला प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी बहुविषयी प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी खुला अंत वाला प्रश्न। जल्दी से कमेंट करना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी खुला अंत वाला प्रश्न। खुला अंत वाला प्रश्न का मतलब अर्थ क्या होता है, ये भी ध्यान देंगे। खुला अंत वाला प्रश्न का अर्थ होता है ऐसे प्रश्न जिनको एक से अधिक प्रकार से व्याख्या दी जा सके, मतलब जिनको एक से अधिक प्रकार से व्याख्या दी जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, खुला अंत वाला प्रश्न। हमने कहा, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कहा ऐसा है, दो संख्याओं को जोड़िए जिनका योग क्या हो, 10 हो जाए। तो हमने कहा अच्छा, जब 10 हो जाए तो हमने कहा एक 4 है प्लस एक 6 है, हमने जोड़ दिया, कितना आया, 10 आ गया। क्लियर है, 10 हो गया। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, और भी हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने कहा 3 + 7 लिखे तो 10 आ गया, है ना, क्या आ गया, 10 आ गया। हमने कहा 5 लिखें + 5 लिखें तो भी आपका कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये क्या हो गया, खुला अंत वाला प्रश्न, यानी कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ऐसे प्रश्न जिनको एक से अधिक प्रकार से व्याख्या दी जा सके उसे हम क्या कहते हैं, खुला अंत वाले प्रश्न कहते हैं, है ना। तो अब हमने कहा दो संख्याओं को ऐसा जोड़िए कि जिनका योग 10 हो, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और 4 + 6 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब ध्यान रखेंगे, बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, ये भी ध्यान देना। बंद अंत का मतलब ये होता है, बंद अंत का मतलब ये होता है कि जिसको व्यक्त करने का तरीका एक ही हो, मतलब जिसको व्यक्त करने का तरीका क्या हो, एक ही हो। हमने कहा दो संख्याओं का मतलब हमने क्या कहा कि 7 + 3 का जोड़ कितना होगा, है ना। तो 7 + 3 का जोड़ कितना होगा, 10। तो आप इसका आंसर क्या है, 7 + 3 यदि आपने लिख दिया तो इसका आंसर क्लियर हो गया, तय हो गया, मतलब 10 ही होगा, है ना। हमने क्या कहा, हमने कहा 10 + 6 कितना हुआ, तो आपने कह दिया 16, मतलब अब इसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 16, यानी कि बिल्कुल फैक्ट है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बंद अंत वाला प्रश्न यानी कि बिल्कुल बंद, यानी फिक्स है। क्लियर है ना। तो जब फिक्स है तो वही हमारा क्या हो गया, बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, डी सही है, खुला अंत वाला प्रश्न। पूर्णांकों का ऐसा योग लिखे जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, खुला अंत वाला प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 लक्ष्य कथन के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 लक्ष्य यानी कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, ऑप्शन नंबर ए, गणित का आनंद लेने के लिए सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सूत्रों एवं एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी सूत्रों एवं एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। हमने टैग वर्ड बताया, कंठस्थ शब्द या रटना, परीक्षा, याद करना, ये सब क्या नेगेटिव टैग वर्ड हैं, यह नकारात्मक को शो करते हैं। तो इसलिए ऐसे शब्द आ जाए तो उनको सबसे पहले ही चुन लेना है और उन्हें हटा देना है। ठीक, तो ये कंठस्थ करना, सूत्र, है ना, और ये शब्द क्या हैं, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए इनको तुरंत हटा दो। यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक
गुणों को विकसित करना है। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। ऑप्शन नंबर सी, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। यानी कि पैटर्न की पहचान करना है और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि पैटर्न जानते हैं, पैटर्न क्या होता है? पैटर्न का मतलब हमने जैसे कोई संख्या लिखा, हमने कहा 2+3 लिखा, मतलब इसको हटा दें, हमने लिखा 2, 3, 5, 8, 7, है ना, मतलब 8 लिख लेते हैं, ठीक है। 8, ये डैश हो गया, है ना, क्या हो गया? डैश। यहाँ लिख दिया 17। हमने कहा इसको फिलअप करना है ना। बच्चों से मैंने कह दिया ये फिलअप करना, तो ये एक प्रकार का ये क्या हो गया? पैटर्न हो गया, है ना। तो इसमें देखिए कितना जोड़ा मैंने, 1 जोड़ा, तो 3 आ गया। हमने इसमें कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, तो कितना? 5 आया। हमने इसमें आगे जाके कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, तो कितना आया? 8 आया। हमने अगला जाके तो 4 जोड़ना है, तो यानी 8 4 12 आया। अब फिर आगे कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है, तो कितना आया? 17 आया। तो ये क्या है? एक प्रकार का पैटर्न बन गया, है ना। तो पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। आगे चलते हैं। आपके लिए प्रश्न है, आप सभी को कमेंट करना है इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 13 है, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, टेलर का गिनतारा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। ऑप्शन नंबर बी, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर, टेलर का गिनतारा, जियो बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। तो आपको इसका जल्दी इसका कमेंट करना है, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ये भी बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। कमेंट जब करते हैं तो ये मुझे क्या कहते हैं, अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो नेक्स्ट डे लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।